सरकार हमारी मांग को नहीं मानी। अमेरिका जी, आपने एक पूर्व मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगाए हैं उन जमीन देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 2005 का शासनादेश है। हिमालयी आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान को आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय के लिए फतेहपुर ऋषिकेश में ये मान के चलिए आप 20 हेक्टेयर ज़मीन निःशुल्क दी गई है। ये आप देख सकते हैं खाता खतौनी इस जमीन की। कौन है पूर्व मुख्यमंत्री? पूर्व मुख्यमंत्री की जांच होनी चाहिए, उनके परिजनों की जांच होनी चाहिए जो उसमें ट्रस्टी हैं। और निःशुल्क ज़मीन दी गई है, तिवारी सरकार में दी गई है। और हमारा ये मानना है कि भूमि कानून की धारा 132 में साफ प्रावधान है, कोई भी बंजर ज़मीन है, चारागाह की ज़मीन है, नदी की ज़मीन है, उसको आप लीज पर और पट्टे पर नहीं दे सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर इस ज़मीन को निःशुल्क दे दिया गया। जो सार्वजनिक ज़मीन थी, जो जनता की ज़मीन थी, उसको एक संस्थान को निःशुल्क दे दिया गया है वहाँ पे चिकित्सालय निर्माण के लिए। और आज आप देखिए, यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ हो रही हैं, इसमें तो व्यवसाय चल रहा है। तो निःशुल्क ज़मीन के एक तरह से एक मामला नहीं है, ऐसे न जाने कितने संस्थानों को यहाँ पर ज़मीनें दी गई। हम सरकार चाहते हैं, चाहे वो कोई पूर्व मुख्यमंत्री हो, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, ऐसे और भी मामले हो सकते हैं, इनके सरकार जांच करे, स्पष्ट करे सरकार की ज़मीनें दी गई, इनसे ज़मीनें वापस ली जाइए। हमारे नाम नहीं खोला आपने, किस पूर्व मुख्यमंत्री? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं सरकार इसमें खुलासा करे। हमने रिकॉर्ड बता दिया है, संस्थान किसका है, किसने वहाँ पे आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोला है। सरकार इसको जांच करके स्थिति स्पष्ट करे, हम सरकार से कहना चाहते हैं। मोहित जी, सबसे पहले तो हम अपने चैनल चलते चलते पे आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना व्यस्त समय में से एक इतना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मैदानी क्षेत्र से आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरा जीवन का जो है सबसे बड़ा समय जो है दिल्ली में ही बीता है और उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊँ के लोगों के बीच में जो है बीता है। तो मेरे जो प्रश्न हैं वो यहाँ के प्रश्न से थोड़े से अलग हैं। मेरे प्रश्न इस तरह के प्रश्न हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में, जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार की तरह ही उत्तराखंड में बहुत बड़ा पलायन, बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ तो पलायन के ऊपर एक पूरा का पूरा शायद मंत्रालय है या एक आयोग है। तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है रोज़गार के लिए, आजीविका के लिए उत्तराखंड को छोड़ करके विभिन्न शहरों में है, जिसमें बहुत बड़ी आबादी दिल्ली में भी रहती है। और दिल्ली में और बिहार और उत्तराखंड एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपसे अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे मैदानी क्षेत्र में जो पहाड़ के लोग हैं, उनको आप ये समझाइए कि जो आपका ये आंदोलन है, जैसे कि मैं समझ पाता हूँ, मुझे भी इस मुद्दे की बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, तो मैं इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए आया हूँ। तो आप ये समझाइए कि ये मूल निवास और भू कानून, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि दो अलग अलग मुद्दे हैं। तो क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है उत्तराखंड का, वो कहीं उत्तराखंड से कट गया है और जिनके पास इनकी जानकारियाँ कम है कि ये आंदोलन क्या है। तो अपने आंदोलन के बारे में थोड़ा सा हमें, हमारे जो मैदानी क्षेत्र के उत्तराखंड के लोग हैं, उनको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका। देखिए, ये आंदोलन सबसे पहले तो अपने पहचान का आंदोलन है जी। इस राज्य में यहाँ के मूल निवासी अपनी पहचान कैसे सुरक्षित रख पाएंगे, इसको लेकर ये आंदोलन चल रहा है। पहचान कैसे बचेगी, जब ज़मीनें बचेंगी हमारी, जब यहाँ के मूल निवासियों को उनके अधिकार मिलेंगे। और आज आप देखिए इस राज्य की स्थिति क्या हो गई है। इस राज्य में कुछ लोग ऐसे हैं जो लूट के इरादे से आ रहे हैं, जी जी। जिनकी नीयत साफ नहीं है, जो यहाँ की ज़मीनें कब्जाना चाहते हैं, यहाँ की नौकरियों को लूटना चाहते हैं, यहाँ के संसाधनों पर डाका डालना चाहते हैं। हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। जी। हो क्या रहा है कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं जो अपने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं। जी। अभी स्थिति यह है कि 15 साल से जो व्यक्ति इस राज्य में रह रहा है, उसको स्थायी निवास प्रमाण पत्र का वो हकदार है। लेकिन स्थिति कुछ और भी हो रही है। यहाँ पर 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल भर पहले जो लोग आ रहे हैं, आसानी से फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दे रहे हैं। अंग्रेजी में जैसे हम डोमिसाइल बोलते हैं। बिल्कुल जी। बना दे रहे हैं और उसके आधार पर वो तमाम तरह की सुविधाओं में लाभ ले रहे हैं, चाहे उनको नौकरियां करनी हो, जी। चाहे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, चाहे अन्य तरह के रिजर्वेशन के लाभ लेना हो। तो इससे हो क्या रहा है कि जो हक यहाँ के मूल निवासी को मिलना चाहिए था, वो हक से वो वंचित रह जा रहे हैं। जी।
इसको लेकर हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामले सामने आए हैं। जी और मूल निवास 1950 में स्पष्ट व्यवस्था है कि रिजर्वेशन का लाभ, माना कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति है, उसको रिजर्वेशन नौकरियों में अपने मूल राज्य में मिलेगा। माना जैसे आप बिहार से हैं, जी आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो आपको रिजर्वेशन का लाभ अपने मूल राज्य में ही मिलेगा। जी जो 1950 में व्यवस्था है। हो क्या रहा है कि माना अन्य राज्यों के लोग हमारे राज्य में आकर यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं और उस आधार पर रिजर्वेशन का लाभ भी ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए। जी जी तो इससे हो क्या रहा है, जो हमारा अनुसूचित जाति का भाई है, अनुसूचित जनजाति का भाई है, उसके भी तो हक प्रभावित हकमारी हो हो रही है। ये संविधान ने व्यवस्था दी है। माना मैं हूँ, मैं यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति हूँ और मैं बिहार में चले जाऊँ, वहाँ पे अपना जाति प्रमाण पत्र किसी तरह बना दूँ, अगर मैं वहाँ पे नौकरी करता हूँ तो मैंने अपने बिहारी किसी भाई का हक मारा ना, उसकी नौकरी ले ली मैंने, जो उसको मिलना था। जी तो हमें संविधान में जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके आधार पर ही मांग कर रहा हूँ। पूरे देश में ही व्यवस्था है, अकेले उत्तराखंड में तो है नहीं। जी जी तो हम भी चाहते हैं कट ऑफ डेट 1950 हो और इसके आधार पर जो यहाँ का मूल निवासी है उसी को रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए तमाम तरह की नौकरियों में, तमाम तरह की योजनाओं में। यह हम सरकार से मांग करें। और भूमि कानून को लेकर भी स्पष्ट हम लोग हैं कि हम किसी भी बाहरी व्यक्ति का तो विरोध नहीं कर रहे हैं। जी हम उस माफिया का, उस पूंजीपति का, उस बड़े आदमी का विरोध कर रहे हैं जो पैसे वाला है, जिसकी नीयत यहाँ की ज़मीनों को लूटने की है, जो यहाँ पे रिजॉर्ट बना रहा है, होटल बना रहा है, बड़े बड़े यहाँ पे अपने उद्योग संचालित कर रहा है और वो हमारे लोगों को वहाँ पे नौकर चौकीदार बना रहा है। इससे हो क्या रहा है कि हमारे लोग भूमि होते जा रहे हैं और बाहर से आने वाला व्यक्ति यहाँ पर ज़मीन का भी मालिक बन रहा है, इंडस्ट्री का मालिक बन रहा है। तो आने वाले समय में एक पहचान भी तो खत्म हो रही है। जी जी हमारे लोग नौकर बन के रह जाएंगे, जिनकी अपनी ज़मीनें थी, अपने राज्य में उनके पास ज़मीनें नहीं होंगी, कैसे अपने राज्य अपने वजूद इस राज्य में बचा पाएंगे। तो कुल मिला के संघर्ष जो चल रहा है, जी जैसे मैंने आपको बताया, अपनी पहचान का संघर्ष, अपनी सांस्कृतिक पहचान हो, अपने रिसोर्सेज को बचाने का संघर्ष हो, उसको लेकर ही हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज आप 24 सालों बाद देखते होंगे इस राज्य को, जिस उम्मीद को लेकर बनाया गया था, अवधारणा तो यही थी कि हमारे जल जंगल ज़मीन हमारे हाथों में होंगे, यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन जिस तादाद में यहाँ से तेजी से पलायन हुआ है और बाहर से बड़े बड़े माफिया इस राज्य में आए हैं अपने इस राज्य में संसाधनों को लूटने के लिए, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे स्थिति बड़ी ख़राब हुई है। तो चुनौतियाँ बहुत हैं हमारे सामने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए। लोग समझ भी रहे हैं कि क्यों ये ज़रूरी मूवमेंट है। जैसे 20-25-30 साल पहले जैसे असम की जो समस्या थी कि वहाँ के जो लोग थे वो अल्पसंख्यक हो गए और बाहरी जो है उनके ऊपर डोमिनेट करने लगे, तो क्या यही स्थिति मतलब यदि मतलब इन सब बातों पर अभी गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में क्या उत्तराखंड भी एक आसाम हो सकता है? देखिए, त्रिपुरा की बात कर लीजिए। जी त्रिपुरा में हुआ गया, वहाँ पर जो जनजातीय समूह था, जो वहाँ का मूल निवासी था, वो आज अल्पसंख्यक है। वहाँ पे बाहर से आबादी आती है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, वो आज डोमिनेट कर रहे हैं, उनकी संख्या बहुत हो गई है। तो हमें भी इस बात का भय है, डर है यहाँ के लोगों को कि एक बड़ी तादाद में अगर लोग इस राज्य में आ गए, जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, राजनीतिक हैसियत भी खत्म हो जाएगी, परिसीमन के चलते सीटें भी तमाम तरह से मैदानी क्षेत्रों में सिमट के रह जाएंगी। पहाड़ का अस्तित्व कैसे इस राज्य में बचेगा? हम यूपी से अलग हुए थे, तो उसको लेकर क्या अवधारणा थी? तो थी कि हमारा पर्वतीय राज्य बनेगा, यहाँ की विकट परिस्थितियाँ हैं, अलग तरह के संकट हैं, जी जी अलग तरह के यहाँ का कल्चर है, भौगोलिक परिस्थितियाँ, ताकि यहाँ के लोगों को, जो वंचित समाज है हमारा, वो भी मुख्य धारा में आ सके। यही तो डिमांड थी। लेकिन आज हम फिर से वहीं सिमटते जा रहे हैं जैसे हम यूपी के ज़माने में थे। तमाम सीटें मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रही हैं, परिसीमन के चलते 6 सीटें पहले बढ़ी, आज 40 सीटें आपके मैदानी क्षेत्र में होगी, 30 पर्वतीय क्षेत्र में रह गई हैं। आने वाले समय में जब परिसीमन होगा तो यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में 20 विधानसभा सीटें रह जाएंगी और मैदान में 50। अब जब जिस तरह में संख्या यहाँ पर अगर बढ़ेगी, जी जी तो फिर कैसे हम अपने पर्वतीय राज्य की अवधारणाओं को बचा पाएंगे? ये भी तो हमारे सामने एक संकट है। जी जी तो उसको बचाने की अभी संघर्ष है ये। मोहित जी, आप युवा हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं, ऊर्जावान हैं, तो जैसा कि मतलब जो तथाकथित जो राजनीतिक विचारधारा है, जिसको हम यदि मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो राइट विंग बोला जाता है,
तो हम यहाँ पर जब जैसे ही जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं कहीं भी, अब देहरादून भी इस प्रदेश की राजधानी है और शहरी क्षेत्र है, तो जल जंगल ज़मीन की बात करने वाले को एक लेबल कर दिया जाता है कि ये अर्बन नक्सल है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, तो अपने अधिकार की लड़ाई है, और अधिकारों की लड़ाई के लिए एक नैरेटिव सेट आजकल तो चल ही रहा है पूरे देश भर में। जी जी कोई भी मूवमेंट होता है तो कई तरह के नारे, कई तरह के नाम गढ़ दिए जाते हैं ताकि जनता के बीच एक नकारात्मक संदेश जाए। डिफेम किया जाता है। वो आप देख ही रहे हैं पूरे जी, देश भर जी। में ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन अपने अधिकारों को लेकर तो लड़ना हर किसी का अपना अधिकार है, जी जी और यहाँ के लोग भी अपने अधिकारों को लड़ रहे हैं। हमारे पास ना अपने जंगल हैं, ना अपनी ज़मीनें बच रही हैं, ना हमारे अपने जल पे अधिकार है, ना हम अपने लोगों को रोज़गार दे पा रहे हैं। तो ये सारे जो संकट हैं उसको लेकर ये संघर्ष है, और जिसको लेकर ये राज्य बनाया गया था कि हमारे पास अपनी अधिकार होंगे, अपने जल जंगल ज़मीन हमारे कब्जे में होंगे। लेकिन वो तो आज हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। बहुत सारे इसमें गाँव में हम स्थिति देखते हैं कि हम अपने खेत में भी जो हमारा एक पेड़ है उसको काट नहीं सकते, स्थिति हमारी होगी। हम अपने जंगलों में नहीं जा सकते, घास चारा पत्ती नहीं ला सकते, ऐसी स्थिति हमारे राज्य की होगी। जब तक ये अधिकार हमें नहीं मिल जाते हैं तब तक कैसे अपने राज्य की हमारी परिकल्पना है वो साकार हो पाएगी। दूसरा मैं एक चीज़ और पूछ रहा था, जानना चाहता था, क्योंकि आप युवा हैं इसलिए मैंने इस बात को कहा कि जैसा आपने बताया कि देखिए कि पूर्ववर्ती सरकारें भी इसी तरह का काम करती रही हैं कि कांग्रेस की सरकार में, तिवारी जी की सरकार में जो आपने अभी जिसकी जो है चर्चा करी वो हुई, भाजपा सरकार जो है उसका एक्सटेंशन है, उन्होंने उससे भी ज़्यादा, जैसे बहन जी ने बताया कि 2018 में संशोधन हुआ, 2022 में उससे भी खराब संशोधन हुआ। तो आप वैकल्पिक राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं कि ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक हेड है और एक टेल है। तो आपको नहीं लगता कि मतलब एक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति यहाँ पर पैदा होनी चाहिए, आपके जैसे युवा लोग जो राजनीति में एंटर करें, और जो पारिवारिक घराने हैं, राजनीतिक घराने हैं जिन्होंने इस देश को, पूरे राजनीतिक इकोसिस्टम को कैप्चर कर लिया है, इस इकोसिस्टम को आप जैसे युवाओं को तोड़ने की ज़रूरत है। तो वैकल्पिक राजनीति के ऊपर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, हमारा ये मानना है कि अगर सरकार निरंकुश हो रही है, लगातार लोगों के अधिकार इस तरह से खत्म किए जा रहे हैं, लोगों के सामने तमाम तरह के संकट पैदा हो गए, तो जनता को कहीं ना कहीं यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि अब उनकी लड़ाई जब विधानसभा में ही लड़ी जानी है, विधानसभा में ही कानून होने हैं, उनके हितों की रक्षा विधानसभा के अंदर ही होना है, तो जनता भी ये बात सोचने लगी है कि उत्तराखंड में एक अलग तरह की एक विकल्प की आवश्यकता है। जो राष्ट्रीय पार्टियां जिस सोच को लेकर चलती हैं, उनकी अपनी अलग तरह की नीतियां होती हैं, और राष्ट्रीय स्तर की नीतियां यहाँ पे लागू करती हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जो यहाँ के क्षेत्रीय हित हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो जनता के अंदर एक भावना तो है कि यहाँ पे क्षेत्रीय विचारधारा होनी चाहिए, और इसको लेकर जनता आप देखिए कि गाहे बगाए लोग इस बात की चर्चा भी करते हैं, कि हमसे भी बात करते हैं कि आप लोग इस दिशा में आगे बढ़िए, क्षेत्रीय राजनीति के विकल्प के रूप में आप लोगों के बीच जाइए, और हम जो भी तय करेंगे इस दिशा में हम लोगों से पूछकर तय करेंगे। अगर अभी ये मूवमेंट चल रहा है, अभी इस मूवमेंट के बीच में अगर वैकल्पिक राजनीति की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो ये मूवमेंट भटक जाएगा। अभी हमारा एकमात्र मकसद ये है कि किसी भी तरह से यहाँ की ज़मीनों को हम बचा पाएँ, यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार सुरक्षित कर पाएँ, ये हमारा पहला इसमें काम है। उसके बाद अगर जनता चाहेगी, जो भी जनता का निर्णय होगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, उन्हीं के आधार पे हम काम करते हैं। अगर जनता हम इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करती तो हम भी मूवमेंट नहीं कर पाते। लोगों ने सपोर्ट दिया तो मूवमेंट हम कर पा रहे हैं। आगे लोगों को लगेगा कि वैकल्पिक राजनीति की दिशा में आगे बढ़ा जाना चाहिए, सरकार उनके हित अभी भी सुरक्षित नहीं रख पा रही है, तो उस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। और मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि हमारे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, उनको इस तरह के जो आंदोलन है उसमें भागीदारी निभाकर जनता को की समस्याओं को देखते हुए उनको लीड करना चाहिए, और एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। जिस तरह के हालात इस राज्य में पैदा हो गए हैं, वो भ्रष्टाचार जिस तरह से चल रहा है, एक तरह से लूट इस राज्य में जो मची हुई है, उसको खत्म करने के लिए युवाओं को इस दिशा में सोचना चाहिए, और सोचना चाहिए उनको विधायक बनने की, सांसद बनने की, और भी हैं जिला पंचायत, ग्राम प्रधान। इस तरह से युवा अगर सोचें तभी कुछ आगे संभव हो सकता है इस राज्य के अस्तित्व को बचाने के लिए। जी,
एक प्रश्न और है मेरा। कल मैंने यहाँ पे एक और प्रेस वार्ता जो है कवर करी थी, उत्तराखंड एकता मंच। वो 5वीं अनुसूची की मांग को लेकर के जो शहरों में, शहरी क्षेत्र में जो आपके उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं, उनके बीच में एक लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 5वीं अनुसूची, वो कहते हैं कि 5वीं अनुसूची उत्तराखंड में लागू हो जाए तो उसी के अंदर जो है मूल निवास और भू कानून की समस्या भी एड्रेस हो जाएगी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि ये, मैं अपना व्यक्तिगत, और मैं आपको एक थोड़ा डिक्लेरेशन देना चाहता हूँ कि मैं पत्रकार नहीं हूँ, तो और मेरे जो क्वेश्चन होते हैं एक पत्रकार के तौर पे नहीं है, एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते से हैं। तो कहीं लगता है कि यदि मान लीजिए एक उत्तराखंड एकता मंच किसी विषय को लेकर के, जिस विषय में ये विषय भी कहीं आ जाते हैं 5वीं अनुसूची की, वो तो ये जो दो धाराएं अलग अलग दिशा में बढ़ रही हैं, यदि ये दो धाराएं एक हो जाए तो आंदोलन और मजबूत हो जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कहूँगा कि अभी जैसे भू कानून का है, भू कानून का मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है। जी जी विधानसभा में ही कानून बन रहा है। जी जी और आप ये देखिए, अगर हम अभी शेड्यूल 5 की बात करेंगे तो जी। ये केंद्र सरकार के पाले में गेंद सीधे जाएगी। ठीक। अभी तो गेंद आपके विधानसभा में है, उत्तराखंड विधानसभा के पाले में है। जी। उसके बाद जाएगी, अगर फिर शेड्यूल की बात करेंगे, केंद्र सरकार के अंडर में ये मामला है, वहीं से इसमें निर्णय होना है। जी एक बहुत बड़ा संघर्ष है। एक दौर में शेड्यूल ट्राइब यहाँ के लोगों को मिलता था, उसमें रिजर्वेशन के लाभ मिलते थे, वो चीज़ें खत्म हुई हैं। लेकिन हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अभी जो ये संघर्ष चल रहा है, पहले इसको हम सुरक्षित करें अपनी ज़मीनों को। जी, जैसे हिमाचल में प्रावधान। हिमाचल की तरह करें या सभी कड़े कानून यहाँ पे बनाएं। जी पहले हम अपनी ज़मीनों को, कृषि भूमि को सुरक्षित करें। जी इसको लेकर संघर्ष है। जो हमारे भूमिहीन लोग हैं, उनको हम ज़मीनें किस तरह से आवंटित करें, उनके लिए सरकार कुछ कदम उठाए, ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। हालांकि हमारा ये मानना है कि अगर 5th शेड्यूल है, चाहे 6th शेड्यूल है, चाहे आर्टिकल 371 है, तमाम तरह के संविधानों में अलग अलग प्रावधान है जी वहाँ के लोगों की ज़मीनों को सुरक्षित करने के लिए, वहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए, वहाँ सरकार ने तमाम तरह के प्रावधान संविधान में किए हुए हैं। जी तो सरकार जो भी बेहतर सरकार को लगे, कैसे हम उत्तराखंड के लोगों को, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हैं, तो सरकार को उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सरकार से मांग है। उनको लगता है कि मूल निवास 1950 और ज़मीन के जो हम कानूनों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह की डिमांड हम कर रहे हैं, उससे सरकार को लगता है कि हम, जो हमारी जन भावनाएँ हैं जिस पक्ष में, उन जन भावनाओं के अनुरूप कानून बनता है जो हम चाहते हैं। जी तो एक तरह से जो 5th शेड्यूल की बात हो रही है, 6th शेड्यूल की बात हो रही है, 371 की बात हो रही है, सरकार सोचे इसको भी सरकार अपनी चर्चा में लाए जी कि अगर इससे भी हम यहाँ के लोगों के हित सुरक्षित कर सकते हैं, सरकार उस दिशा में भी आगे बढ़े। लेकिन हम यही चाहते हैं, चाहे संविधान में अमेंडमेंट करना हो, चाहे आर्टिकल 371 की बात हो, 5th हो, 6th शेड्यूल हो, जिस तरह से भी यहाँ के लोगों के अधिकार, यहाँ की ज़मीनें, संस्कृति, इनकी हमारी पहचान बच सकती है, जो भी प्रावधान है सरकार वो करे, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। रहा सवाल दोनों अलग अलग मुद्दों का, मैं समझता हूँ कि अलग अलग धाराओं में भी अगर कोई संघर्ष चल रहा है तो इससे मजबूती ही मिलेगी। फिर शेड्यूल का अपना एक अलग तरह का मुद्दा है जिसको केंद्र सरकार ने देखना है। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट से लड़ रहे हैं। जी तो अलग अलग मोर्चों पे अगर संघर्ष हो रहा है तो इससे भी एक बहुत बड़ी ताकत इस मूवमेंट को मिल रही है। तो अंत में मोहित जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो मैदानी क्षेत्र में उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या आह्वान करना चाहते हैं कि अपने प्रदेश के प्रति जो है कि किस तरह से वो आपके इस आंदोलन को जो है जन समर्थन दे सकते हैं? देखिए, जो मैदानी क्षेत्र में लोग रह रहे हैं या पर्वतीय क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, जी जी अधिकतर यहाँ पर ये मान के चलिए मूल निवासी लोग मैदानी क्षेत्रों में भी हैं जी पर्वतीय क्षेत्रों में भी है। लड़ाई सबकी एक है। एक तरह से हरिद्वार का जो व्यक्ति है, हम कई बारी बात कह चुके हैं, जो वहाँ का गन्ना किसान है, जो एक तरह से तराई क्षेत्र में रहता है, जी उसकी भी उतनी ही लड़ाई है जितने पहाड़ के एक काश्तकार की या किसान की लड़ाई है। जी उनमें कोई अंतर नहीं है। हरिद्वार का जो गन्ना किसान है उसकी अर्थव्यवस्था गन्ने पर चलती है। जी जी पहाड़ की अलग तरह से व्यवस्थाएं हैं, कोई खेती करता है, कोई सब्जी उत्पादन करता है, कोई अन्य तरह से अपने उत्पादन ज़मीनों से करते हैं, उनके अपने अलग तरह से लाभ है। लड़ाई सबकी एक है कि अपनी ज़मीनों को बचाने की। तो इसमें पर्वतीय और
मैदान का तो पहले सवाल ही नहीं है। मैं मैदानी क्षेत्र कहने मतलब जो पलायन करके जो है जो महानगरों में बसी हुई आबादी के बारे में बात करें। जो पर्वतीय क्षेत्र से आए हैं, जो बाहर से आए हैं, नहीं, जो पर्वतीय क्षेत्र, रोजी रोटी के लिए जो है माइग्रेट कर गए हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के लोग। हाँ, उत्तराखंड के लोग जैसे दिल्ली में रहते हैं, बम्बई में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, जो ये लोग हैं, तो एक भावनात्मक लगाव तो अपने राज्य के प्रति हमेशा रहता ही है ना। जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, उनसे क्या आह्वान करना चाहते हैं? मेरा आपके माध्यम से यही आह्वान है, तो अपनी भूमिका निभाइए। हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड से बाहर भी बहुत, दिल्ली में है, मुंबई में है, आपके चंडीगढ़ में है, अलग अलग हिस्सों में है, विदेशों में भी हैं। जी जी जी। एक बड़ी तादाद में हमारे लोग बाहर रह रहे हैं और उनसे यही अनुरोध है कि इस मूवमेंट से जुड़ें, जी इसको धार दें, गाँव में लोगों को जागरूक करें, क्योंकि अधिकतर लोग अभी भी अपने गाँव से जुड़े हुए हैं। जी लोगों को इस मूवमेंट से जुड़े, इस मूवमेंट की अवधारणा को बताएं। जब तक हमारे प्रवासी समाज के लोग, अन्य लोग जो उत्तराखंड से बाहर भी हैं, उस मूवमेंट से नहीं जुड़ जाते हैं, इस मूवमेंट को ताकत नहीं मिलेगी। तो उनसे भी यही अनुरोध है कि इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, ताकत दें, तो अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने राज्य के नवनिर्माण में अपनी भूमिका निभाइए। अनुरोध मैं उन तमाम लोगों से करना चाहूँगा। तो ये थे मोहित डिमरी जी, जो मूल निवास भू कानून समन्वय समिति के आंदोलन को लेकर के चल रहे हैं, और एक बड़ी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव हमारी उनसे बातचीत हुई। और मैं सभी जो हमारे मैदानी क्षेत्र के लोग, जो मैदानी क्षेत्र जब मैं बोलता हूँ तो महानगरों की बात करता हूँ, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में जो उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं, मैं उनसे मतलब मोहित डिमरी जी के बिहाफ पर अपील करना चाहता हूँ कि आप यदि उनके आंदोलन को यदि आकर समर्थन नहीं दे सकते, तो जो है आज की डेट में एक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसकी बहुत बड़ी ताकत है। तो आप अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू भी जो है आप इस आंदोलन को, यदि आप इस आंदोलन के मुद्दों से, इन आंदोलन की भावनाओं से कहीं कन्विंस होते हैं, तो आप अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और जो अन्य जो सोशल मीडिया के जितने भी हमारे पास औजार हैं, उन औजारों का इस्तेमाल हम एक सकारात्मक बदलाव के लिए कर सकते हैं। तो मोहित जी, आपने इतना सारा समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चूँकि हमने बताया कि हम मैदानी क्षेत्र से आए थे, तो हम बहुत ज़्यादा इन मुद्दों की हमें समझ नहीं थी, तो समझने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी इस तरह की मुलाकातें आपसे जो है जारी रहेंगी। नमस्कार।